दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। आज स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए क्या करने जा रहा हूँ, आज आप लोगों के लिए सीबीएसई द्वारा जो टर्म 2 के एग्ज़ाम के जो सैम्पल पेपर दिए गए वे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2022 में सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम 2022, तो 2022 में जो भी टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके जो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई द्वारा दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल में नए हैं उन लोगों के लिए हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हम इस चैनल में एक न्यू बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें से टर्म 2 के जो सिलेबस है वे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे उनके लिए हमारे इस चैनल में बहुत सारा लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको शुरुआत से एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग का जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो पूरा करते हैं। सैम्पल पेपर आज आपका सॉल्व कराए जाएंगे जो टर्म 2 के हैं। ठीक है, टर्म 1 का एग्जाम आपका हो चुका है, टर्म 2 के एग्जाम के लिए आपका ये सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले देखिए जो सेक्शन ए है, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए चलिए, तो ये सैम्पल पेपर सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर ये जो है ये हमारा टर्म 2 एग्जाम के लिए है। ठीक है, कौन सा एग्जाम? टर्म 2 एग्जाम के लिए जो सीबीएसई द्वारा हो जा रहा है, सीबीएसई जो दे रहा है उसके लिए। ठीक है, सैम्पल पेपर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं जो कि सेक्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इवैल्यूएट log x by 1 plus log x होल स्क्वायर dx, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बताइए। तो दिया हुआ है कि I इक्वल टू है log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। तो इसको स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिनोमिनेटर के जैसा लाएंगे। तो 1 प्लस log x माइनस 1 बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए 1 ऐड भी किए, सब्ट्रैक्ट भी किए है ना, तो 1 प्लस log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। देखिए अब यहाँ से एक हो और ये पूरे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 1 बाई 1 प्लस log x और ये बचा, और dx माइनस इसका भी अलग से इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा ऊपर मिटाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे। यदि आप बाय पार्ट्स नहीं पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ लिए हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। हम शुरुआत से, हम अभी भी बताए हैं, हम इंटीग्रेशन शुरुआत किए हैं। ठीक है, हम बताए ना अभी 7 वीडियो हो चुका है। हम जो न्यू बैच स्टार्ट किए हैं टर्म 2 के सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप में से किसी का टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उस बैच में ज्वाइन करके आप डेली हमारा क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि हम इंटीग्रेशन से स्टार्टिंग किए हैं। ठीक है, आपका 7 वीडियो लेक्चर हो चुका है, आज 8वां होगा। ठीक है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं और हमारा वीडियो का लाभ ले सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपका फिर से क्लास शुरुआत से लेने जा रहे हैं। तो देखिए यू इंटू वी रूल कहता है, सबसे पहले यू को बाहर लिखते हैं, यानी कि 1/1 प्लस log x
इंटीग्रेशन कौन होगा 1 dx, कुछ नहीं तो 1 dx, बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं, माइनस डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 dx। इस तरह से बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हम रख दिए, माइनस 1/1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यू इंटू वी रूल यूज किया है ना, आपको पता ही होगा। एक यू है, ये पूरा का यू मान लेंगे तो कुछ नहीं है तो दूसरा को भी मानेंगे, और आइलेट वाले ट्रिक से किया जाता है। तो यहाँ पे तो हम उतना डिटेल्स आपको नहीं करा सकते हैं, आपका जो बैच स्टार्ट किए उसमें आप कर सकते हैं। तो 1/1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पर इसका अगर देखा जाएगा तो क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का पावर -1 है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाद में करेंगे dx पूरे का इंटीग्रेशन, इसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो -1 बाहर होगा, उसमें एक घट जाएगा, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल पावर -2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx माइनस 1/1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर x/1 प्लस लॉग एक्स माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 देखिए यहाँ पे x है, -2 को नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा dx माइनस 1/1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 1 का ही और में है ना, और में दिया हुआ है, आप इसको 2 भाग में कर सकते हैं। सोचिए 1 का ही क्वेश्चन है लेकिन और में है, i इक्वल टू है sin 2x बाई रूट 9 माइनस कॉस टू द पावर 4 2x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं sin 2x बाई रूट 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लेट करेंगे, तो कॉस का पावर 4 ही हो जाएगा, है ना, dx। अब ये जो कॉस स्क्वायर 2x इसको लेट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। शायद हम गलती हुआ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x है, ठीक है, x है, तो पुट कॉस स्क्वायर x इक्वल टू t, तो d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन यदि करेंगे कॉस स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो पावर 2 बाहर होगा, उसमें घटेगा cos x, फिर से cos x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है ना sin x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, होता है ना, 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, ठीक है, इक्वल टू होगा dt बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई sin 2x। देयरफॉर i इक्वल टू हमारा क्या है sin 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से बनाएंगे। अब देखिए इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin 2x बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम t वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि भाई cos स्क्वायर x को हम t माने हैं, तो t स्क्वायर, और dx का वैल्यू है dt बाई sin 2x
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है, माइनस भी आएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 1/√3² माइनस टी स्क्वायर डी टी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला dx होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स t/3, देखिए सेम फॉर्मूला a के प्लेस पे 3 है और t के प्लेस पे x है, तो साइन इनवर्स t/3 प्लस c हो जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स t का वैल्यू है आपका cos² x/3 प्लस c। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये दिया हुआ राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री का सम पूछा है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री का सम पूछा है। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx इक्वल टू क्या होगा 5, और इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx² इक्वल टू 5। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए हाईएस्ट जितना बार डिफरेंशिएशन होता है वो ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट 2 टाइम्स 2 है यानी कि ऑर्डर होगा 2, और इसका जो होल पावर होगा वो होता है डिग्री, होल पावर कितना है 1, इसका कुछ नहीं पावर है यानी कि 1 है, यानी कि डिग्री हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर। चलिए ये वेक्टर का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, इसको पहले बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए कैफ एंड बी कैफ आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो प्रूव दैट ए कैफ प्लस बी कैफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 cos θ/2 होगा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन समझ में आया। दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर है, और ये चीज़ प्रूफ करना है। चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यदि लेते हैं तो यूनिट वेक्टर डेफिनेशन के अनुसार ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, कोई दो सेम वेक्टर रहेगा तो उसका बीच का एंगल तो 0 होता है। ए वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट ए। यानी कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए स्टूडेंट कि जब दो सेम वेक्टर का डॉट किया जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, लिख सकते हैं ए कैफ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, पी कैफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। वी हैव लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से इस पूरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अभी ए डॉट ए हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये दोनों सेम है तो अभी वाला कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी दोनों सेम है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ कैप में है ना, तो कैप में सारा चीज देना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर ए कैफ डॉट बी कैफ प्लस इसको बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए कैफ डॉट बी कैफ, और यहाँ भी हो जाएगा बी कैफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सॉरी अभी नहीं, बी वेक्टर बी कैफ, हाँ मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या होता है, ए कैफ प्लस बी कैफ मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 1 लिख सकते हैं प्लस 2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2 ए कैफ डॉट बी कैफ। और यहाँ पे देखिए ये यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कि यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे जिस तरह से यहाँ पे रखें, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है ए कैफ प्लस बी कैफ का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 ए डॉट बी। ठीक है, अच्छा हमें प्रूव करना था 2 cos थीटा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी को ए वेक्टर ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे। अब देखिए, अब थोड़ा हम मिटाएंगे इसको, पूरे आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए कैफ प्लस बी कैफ मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे 2 प्लस 2, और ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आपको हम पहले भी बताए हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, किसका वैल्यू ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा स्क्वायर उस पर जाने से, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए रूट से 4 क्या हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड, यही प्रूव करना था। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से हमको निकालना क्या है, इसमें से हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन दिया हुआ है इसका सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालना। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, क्योंकि ये जो दिया हुआ लाइन है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये जो x पॉजिटिव होता है ये सबको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो x -3 हो जाएगा बाय -1 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ये जो कोफिशिएंट होता है ना इसमें y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो y -1/2 इक्वल टू z, कुछ नहीं तो -0 कर सकते हैं बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो x -3/1 इक्वल टू ये यहाँ से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y -1/2/1 बच गया, z -0/4 बचा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ x -x1/a इक्वल टू y -y1/b इक्वल टू z -z1/c से कंपेयरिंग करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू भी मिल जाएगा 1 और c का वैल्यू मिल जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से आगे करते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए l का वैल्यू कैसे निकालते हैं, l इक्वल टू क्या होगा a/√a² प्लस b² प्लस c², a का वैल्यू 1 यानी कि 1² प्लस 1² प्लस 4² यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा 1 + 1 + 16 यानी कि 1/√18, यानी कि √18 को हम लिख सकते हैं 1/3√2, ठीक है। m इक्वल टू हो जाएगा b/√a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू हो जाएगा 1/√1² प्लस 1² प्लस 4², तो यहाँ भी 1/√18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3√2। नेक्स्ट n इक्वल टू हो जाएगा c/√a² प्लस b² प्लस c² यानी कि 4/√1² प्लस 1² प्लस 4² यानी कि 4/√18 यानी कि 4/3√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 × 4 को लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2 × 2 4/3√2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2√2/3 बचेगा। हैंस यहाँ से आगे हम कंप्लीट कर सकते हैं। हैंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन्स आर क्या क्या होगा 1/3√2, 1/3√2, 2√2/3, ये हो गया आंसर। देखिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखिए हम आपका क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाने की वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमारा ग्रीन बोर्ड पे भी नहीं आटेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, समझिएगा प्रॉब्लम को। फिलहाल जो हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं और आप भी अपने पास क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है। आपके पास भी अपने पास क्वेश्चन होंगे, पेपर निकाल लीजिए जेरॉक्स, ठीक है। देखिए ए बैग कंटेन 1 रेड बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल। एक कोई वेट है, बैग है, ठीक है, जिसमें 1 क्या है रेड बॉल है, 1 रेड बॉल है और 3 क्या व्हाइट बॉल है। समझ में आ गया। कोई एक बैग है जिसमें 1 रेड है और 3 व्हाइट बॉल है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। हमें रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, बैग है उसमें रेड बॉल की संख्या 1 है और व्हाइट बॉल की संख्या 3 है, ठीक है।
और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा गया, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है रेड बॉल्स की, ठीक है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से हम लोग 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, इस बैग में से 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द बैग 1 by 1, यानी कि एक निकालने के बाद एक निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए समझिएगा। इस बैग से हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, पहले एक निकालें, पहले एक, ये मान लीजिए बैग है, इसमें से पहले एक बॉल निकालें, उसके बाद फिर से एक निकालेंगे लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हम बॉल पहले निकाले हैं वो दोबारा हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए लाल बॉल निकालें तो दोबारा अगर हम फिर से बॉल निकालेंगे तो क्या दोबारा रेड बॉल निकाल सकता है, नहीं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया। बात को समझिएगा, यानी कि जो भी बॉल हम रखे हैं वो दोबारा सेम बॉल हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जो निकाले हैं हम उसको दोबारा नहीं रख रहे हैं ना, समझिएगा वही चीज़। प्रोबेबिलिटी देखिए, क्वेश्चन समझना दिक्कत होता है, आंसर अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर में कुछ नहीं दिक्कत होगा। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1, 2 बॉल्स निकाला जा रहा है 1 by 1, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। आप समझिएगा तो 2 बॉल्स अगर निकालेंगे तो किस तरह से निकल सकता है, हो सकता है फर्स्ट टाइम रेड निकला, ठीक है, जरा समझिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 1, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है उसको जो वेरिएबल मानेंगे उसको x मानेंगे। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, x मान लिए कि रैंडम वेरिएबल है। ये क्या डिनोट कर रहा है, विच डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कैसे जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेड बॉल्स निकालने की ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए, इसीलिए हम लोग x को मान लिए। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का x आर 0 and 1, समझिएगा कि x का जो पॉसिबल वैल्यू है ये 0 और 1 कैसे होगा। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से हम बॉल निकाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्हाइट बॉल निकल गया, फर्स्ट टाइम निकाल तो देखिए अरे ये तो व्हाइट है, सेकेंड टाइम भी व्हाइट बॉल ही निकल गया। हम लोग 2 बॉल निकल रहे, फर्स्ट टाइम भी व्हाइट निकल गया, सफ़ेद निकल गया और इसमें भी। अब बताइए इसमें रेड बॉल की संख्या कितनी है, रेड बॉल की संख्या 0 है, इसीलिए x का पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम रेड निकला हो, सेकेंड टाइम व्हाइट निकला हो। देखिए फर्स्ट बार में हम बॉल निकाले, हो सकता है लाल बॉल निकल गया, सेकेंड बार में फिर से निकाले हैं तो क्या सेकेंड बार में कभी लाल निकल सकता है, नहीं, क्योंकि लाल बॉल की संख्या 1 ही है, दूसरा बार में कभी लाल फाइंड नहीं किया जा सकता। यदि फर्स्ट टाइम में लाल निकला हो तो फर्स्ट टाइम आर, सेकेंड टाइम में W। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम सफ़ेद निकला, व्हाइट निकला और सेकेंड टाइम रेड निकला। तो x का पॉसिबल वैल्यू, यहाँ भी लाल बॉल की संख्या 1 है, यहाँ भी रेड बॉल की संख्या 1 ही है, तो x का पॉसिबल वैल्यू 1। क्या कभी 2 हो सकता है, 2 कब होगा, जब फर्स्ट टाइम भी रेड निकला, सेकेंड टाइम भी क्या निकलेगा, रेड, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, हम आपको बता देते हैं क्योंकि रेड बॉल की संख्या 1 है। फर्स्ट टाइम यदि रेड निकला तो सेकेंड टाइम रेड नहीं निकलेगा भाई, 2 बॉल्स रहेंगे तब तो दूसरा टाइम रेड निकलेगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो आउटकम्स होने की जो संभावना है वो या तो इस तरह के आ सकते हैं, या तो इस तरह के आ सकते हैं, या तो इस तरह के आ सकते हैं। तो इस तरह के जब आएंगे तो x का पॉसिबल वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ रेड बॉल की संख्या नहीं है। इस तरह के आएंगे तो रेड बॉल की संख्या 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो देखिए तो 0 और 1, तो जब Px बराबर 0 होगा तो उस केस में हमारा क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका मतलब क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 मतलब हम बॉल जो निकाले ना, फर्स्ट टाइम भी हमारा W निकला, मतलब व्हाइट निकला, सेकेंड टाइम भी व्हाइट निकला, तब ना x बराबर 0, यानी कि हमको उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालना है जब रेड बॉल की संख्या 0 हो। रेड बॉल की संख्या 0 होना मतलब इस तरह का आउटकम्स होना,
यानी कि फर्स्ट टाइम भी व्हाइट निकलना, सेकेंड टाइम भी व्हाइट निकलना। अब बताइए फर्स्ट टाइम व्हाइट निकलने की प्रायिकता क्या होगा? व्हाइट बॉल की संख्या 3 बाई टोटल 4 इंटू सेकेंड टाइम भी व्हाइट ही निकाल रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू 0 है, क्योंकि लाल बॉल का तो यहाँ कोई सीन है नहीं। तो अब देखिए एक बार हम लोग सफेद बॉल निकाल चुके हैं, व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं। अब व्हाइट बॉल कितना बचा है? पहले 3 को था, अब व्हाइट बॉल 2 को बचा है और टोटल बॉल कितना बचा? 3 को। तो हो गया हमारा 6/12 यानी कि 1/2। फिर से समझिए यदि दिक्कत है। देखिए x इक्वल टू 0 यानी कि जो व्हाइट बॉल है वही निकल रहा, रेड बॉल नहीं निकल रहा। तो फर्स्ट टाइम भी x इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट टाइम भी व्हाइट निकला, सेकेंड टाइम भी व्हाइट निकला। तो फर्स्ट टाइम व्हाइट निकाल रहे, तो फर्स्ट टाइम व्हाइट निकालेंगे तो बॉल के व्हाइट बॉल की संख्या 3 बाई टोटल हो गया 4। अब दूसरा बार फिर से यदि हम व्हाइट बॉल निकालेंगे तो भाई हमारे पास व्हाइट बॉल क्या 3 बचा है, क्योंकि पहले एक निकाल चुके हैं ना, यानी कि 2। अब टोटल बॉल क्या हमारे पास 4 बचा है, पहले एक निकाल चुके हैं तो 3 बचा ना, तो 1/12 2। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यानी कि 1 रेड निकला है तो दूसरा व्हाइट निकलना होगा। तो देखिए मान लीजिए फर्स्ट टाइम ही रेड निकल गया, फर्स्ट टाइम क्या निकला? रेड। तो रेड बॉल की संख्या 1 बाई टोटल 4। तो दूसरा वाला तो रेड नहीं निकल सकता, दूसरा वाला व्हाइट ही निकल सकता। तो इस बार व्हाइट बॉल की संख्या कितना बचा है? 3 बाई टोटल कितना बचा है? 3। क्योंकि देखिए एक लाल बॉल निकाल चुके हैं तो लाल बॉल की संख्या 1 बाई टोटल 4। अब दूसरा वाला व्हाइट निकलेगा तो व्हाइट बॉल की संख्या 3। अब बचा कितना? पहले तो एक लाल निकल चुका है ना, तो यहाँ 4 में से 3 बच जाएगा प्लस प्लस। देखिए यहाँ फर्स्ट में रेड निकला फिर व्हाइट, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में हमारा व्हाइट निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट बार में रेड सेकेंड बार में व्हाइट निकला, फर्स्ट बार में हमारा व्हाइट भी निकल सकता है। तो व्हाइट यानी व्हाइट बॉल्स की संख्या कितना होगा? 3 बाई टोटल 4। सेकेंड टाइम में रेड निकलेगा तो रेड बॉल की संख्या 1 और सेकेंड टाइम में 1 और सेकेंड टाइम में टोटल बॉल्स कितना बचा है? क्योंकि यहाँ 1 बॉल्स निकला जो चुका है ना, सेकेंड टाइम में 3 बचेगा। तो इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 तो ये हो जाएगा 2/4 1/2। हैंस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को लिखना है x px, x का वैल्यू 0 तो px का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 1 तो px का वैल्यू 1/2 आया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए फिर से आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है फिर से क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका भी हम आपका क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा छोटा बोर्ड है, थोड़ा समझिएगा, हमारा उनसे क्वेश्चन सॉरी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। तो फिलहाल आपके पास क्वेश्चन होगा इसका भी। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन बढ़िया समझिए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड्स ड्रॉन कर रहे हैं, रैंडमली ड्रॉन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। देखिए प्लेइंग कार्ड आप देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड में क्या होता है 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स में से हम कोई भी कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, सेम अभी वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। 52 कार्ड से उसमें से एक 1 कार्ड्स निकालें, फिर 1 कार्ड्स निकालें, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जो 1 कार्ड्स निकाले उसको फिर से यहाँ पे रख देंगे, वो दोबारा नहीं रख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक? उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, और सेकेंड वाला क्या होना चाहिए? जैक होना चाहिए। फर्स्ट वाला रेड और सेकेंड वाला जैक। अब समझिएगा यहाँ पे हमारा दो कंडीशन बन जाता है। कंडीशन 1 क्या बनता है, केस 1 क्या बनता है? फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड जैक। देखिए रेड, देखिए फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए और सेकेंड कार्ड जैक होना चाहिए।
तो फर्स्ट कार्ड जो हम ऐसा हो सकता है कि नहीं बताइए, अगर हम फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए, सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए, हो सकता है जो फर्स्ट वाला कार्ड हम रेड निकाल रहे हैं, रेड कार्ड की संख्या कितना होता है, रेड कार्ड की संख्या होता है 26। तो फर्स्ट कार्ड यदि हम रेड निकाल रहे हैं, हो सकता है रेड जो निकल रहा है वो जैक वाला ही निकल गया। बात समझ में आ रहा, क्योंकि जो जैक भी तो जैक में भी 2 कार्ड्स रेड होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है फर्स्ट वाला जो कार्ड निकला वो रेड तो है लेकिन जैक वाला रेड है। देखिए, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड जैक, ऐसा भी हो सकता है। एंड सेकेंड कार्ड इज जैक कार्ड, और दूसरा कार्ड जैक होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में पहले से एक्सप्लेन है कि फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए, सेकेंड कार्ड जैक होना चाहिए। केस 2 ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड नॉन जैक। देखिए, जो हम फर्स्ट ड्रॉन में हम जो रेड कार्ड निकाल रहे हैं, तो रेड कार्ड 2 तरह से निकाल सकता है। या तो वो जो निकाला गया रेड कार्ड से वो या तो जैक ही हो सकता है, जैक वाला रेड हो सकता है, या तो जैक नहीं है वो वाला रेड हो सकता है। दो कैसे हो सकता है, और सेकेंड वाला तो जैक होगा ही होगा। एंड सेकेंड कार्ड इज ए जैक कार्ड। देखिए, केस 2 कहता है फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड नॉन जैक एंड सेकेंड कार्ड इज ए जैक कार्ड। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी केस 1 और केस 2 दोनों का फाइंड करना होगा, क्योंकि दोनों ही संभव हो सकता है ना। हो सकता है फर्स्ट वाला रेड निकला लेकिन वो जैक वाला रेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला रेड तो है लेकिन जैक वाला ही रेड है। तो देखिए, केस 1 और केस 2 का प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के जोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला रेड निकल सकता है लेकिन हो सकता है जैक वाला ही रेड हो सकता है फर्स्ट वाला रेड तो हो लेकिन वो नॉन जैक हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो दोनों की अलग अलग केस के साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी इसका फाइंड करेंगे। तो देखिए, केस 1, ये केस 1 का, ये केस 2 का है, ठीक है। P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। देखिए, केस 1 में क्या कहता है, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड जैक। अब बताइए, पहला पत्ता जो होना चाहिए रेड होना चाहिए और जैक होना चाहिए। आप खुद समझिए, रेड और जैक, रेड पत्तों की संख्या तो 26 है, रेड कार्ड की संख्या 26 है, लेकिन रेड जैक कार्ड की संख्या कितनी है, तो वो है 2। रेड जैक कार्ड की संख्या 2/52। दूसरा वाला क्या है, सेकेंड कार्ड इज जैक। तो सेकेंड में फर्स्ट वाला क्या है, रेड और जैक है। तो अब जैक पत्ता कितना बचा है, जैक कार्ड्स कितने बचा है, 3 बचे हैं, क्योंकि 1 जैक तो यहाँ निकल चुका है। तो 3/51 प्लस, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रेड इज नॉन जैक, फर्स्ट वाला जैक नहीं हो। तो वैसा रेड कार्ड कितने हैं जो कि, वैसे कार्ड्स कितने हैं जो कि रेड तो है लेकिन जैक नहीं है। तो जितने भी टाइप्स के कार्ड्स होते हैं ना, सब में सबका कलर 2 को कम से कम रेड होता है। तो उस केस में 24 बचेगा ना। 24 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि जैक नहीं है लेकिन रेड है। तो 24 बाय टोटल कार्ड्स है 52 इंटू, अब सेकेंड वाला कार्ड्स क्या होना चाहिए, हमारा जैक होना चाहिए। अब तो जैक, देखिए ये तो है भाई हमारा जैक नहीं है। अब जैक कार्ड की संख्या टोटल कितना, 4/51। तो टोटल को सॉल्यूशन करेंगे तो 1/26। हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे यदि आप में से किसी को दिक्कत होता होगा तो। देखिए, हो सकता है फर्स्ट वाला रेड और जैक हो, रेड तो हो लेकिन जैक वाला रेड हो। अब बताइए, जैक वाला रेड कार्ड की संख्या कितना है, 2/52। अब ये भी तो जैक है लेकिन रेड वाला है। अब तो जैक कार्ड्स एक कम हो गया ना। अब बचा कितना, 3 कार्ड्स बचा जो कि जैक है, यानी कि 3/51 प्लस क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे नॉन जैक मतलब रेड सब है लेकिन जैक नहीं होना चाहिए। तो 24/52 इंटू 4/51। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/26। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/26। ठीक है।
देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इंटीग्रेशन का है इसलिए इसको क्वेश्चन तो लिखना ही होगा। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। ये इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स। देखिए ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। आप में से पार्शियल फ्रैक्शन उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, और इसका अगर डिग्री देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 7.4 जैसा भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर जो होते थे एक्सरसाइज 7.4 में उस तरह के सवाल होते थे जिसमें x का पावर 2 होता था या तो 2 से ज़्यादा नहीं होता था। तो ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। आपको पता ही होगा जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है और यदि वो फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन का हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे, ऐसा करते हैं, प्लस बी बाई एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस वन इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं तो a प्लस बी। हाँ क्या मिस्टेक हो गया है। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे x प्लस बी होना चाहिए और यहाँ पे c होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा x प्लस बी और यहाँ पे x प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा c। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वन, एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन करते हैं तो x इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ऑन इक्वेटिंग द coefficient of x square comma x and constant term we get। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रहा है a प्लस सी और इस साइड एक्स स्क्वायर कहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इधर x कोफिशिएंट क्या b है, इधर x कोफिशिएंट क्या 1 है, यानी कि b का वैल्यू 1 और कांस्टेंट टर्म इधर c है, इधर कांस्टेंट टर्म है 1। तो c का वैल्यू यदि हम 1 यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस वन इक्वल टू 0, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा -1। अब लिख सकते हैं पुटिंग
ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 इन 1 पे रखेंगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, ए का प्लेस पे -1 यानी कि यहाँ पे हम -1 रखेंगे, और बी का वैल्यू है 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1, और सी का वैल्यू भी है हमारा 1। इक्वेशन 1 में रख दिए, ठीक है। देखिए इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। तो नाउ आई बराबर जो हमारा है x + 1 बाई x² + 1 इंटू एक्स। इसका जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू ये चीज़ आ चुका है, यानी कि -x + 1 बाई आ गया हमारा x² + 1 प्लस देखिए ये पूरे का वैल्यू ये चीज़ आया है, तो 1/x dx। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं -x + 1 बाई x² + 1 प्लस dx, ये भी हो जाएगा, प्लस 1/x dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -x बाई, इसको भी अलग अलग कर देंगे, 1 dx प्लस 1/x² + 1 dx प्लस 1/x dx। ये कैंसिल हो जाता है। अभी यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए -x बाई x² + 1 dx प्लस 1 बाई, इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 dx प्लस 1/x dx। एक ही बार में इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका भी हो जाएगा log x। मेन दिक्कत इसका है, तो इसके लिए लेट करेंगे, नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। पुट x² + 1 = t, तो d/dx x² + 1 = हो जाएगा dt/dx। तो x² का हो जाएगा 2x, 1 का तो हो जाएगा 0 = dt/dx। तो dx = हो जाएगा dt/2x। देयरफॉर i = -x बाई, इसको तो मान लें t, dx का वैल्यू है dt/2x, ये और ये कैंसिल, प्लस 1/x² + 1 dx प्लस 1/x dx। यहाँ तक हो गया। अब देखिए बचा क्या, माइनस और ये 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/t dt प्लस 1/x² + 1 dx प्लस 1/x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -1/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t हो जाएगा, log t प्लस इसका इंटीग्रेशन 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x, और 1/x का होता है log x प्लस c। अब देखिए सबका वेरिएबल x है, बस इसका नहीं है, तो इसमें t का वैल्यू रख देंगे, -1/2 log t का वैल्यू है आपका x² + 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस log x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है।